हेलो स्टूडेंट, आज हम 25 जुलाई शिफ्ट सेकंड जेई मेंस 2022 का पेपर डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ DN पाठक, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ये केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, BBT थ्योरी और BSEPR थ्योरी का। XeO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक लॉन पेयर है, तो इसकी जो शेप है वो बन जाएगी पिरामिडल। तो XeO3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक लॉन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी पिरामिडल। XeF2 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लॉन पेयर। sp3d तीनों लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे और दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। ज्योमेट्री या शेप बन जाएगी कौन सी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर इसकी शेप बन जाएगी। XeOF4 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड भी है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। डबल बॉन्ड लॉन पेयर को 90 डिग्री पर नहीं रखना, ऐसा BSEPR कहती है, क्योंकि उनमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड लॉन पेयर को 180 पर रख दो तो इसकी शेप बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। और XeF6 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। लॉन पेयर की पोजीशन फिक्स नहीं है जितने भी ऑक्टाहेड्रल फेस हैं उनके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा और अपनी पोजीशन बदलता रहेगा। इसकी वजह से जो इसकी शेप है वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन है आपके सामने। Two solution A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y, respectively 1 kilogram of water. TH यहाँ पर ये the ratio of depression in freezing point for A and B is found to be 1:4। ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई, रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखें, ये जो क्वेश्चन है वो है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात हो रही है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही आपके पास x एंड y है, उसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। दोनों की क्वांटिटी कितनी गिवन है? 1 ग्राम। और किसके अंदर है सॉल्वेंट? आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे और रेशो किसका दे रखा है आपको? रेशो दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट फॉर A एंड B, ठीक है। और सेम सॉल्वेंट है तो KF की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर डेल्टा TF यहां पर निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलेलिटी। पहले वाला जो है आपके पास उसकी ग्राम में क्वांटिटी सॉल्यूट की जो है वो 1 ग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट, तो ये 1 kg हो जाएगा। और 1 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को किससे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैंने मान लिया MA, ठीक है। और यहां पर डेल्टा TF B के लिए KF वही रहेगा क्योंकि सेम सॉल्वेंट है आपके पास। सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है y ग्राम, उसकी वैल्यू भी कितनी है? 1 MB इंटू 1 kg। दोनों का रेशो निकाल लेंगे और आप यहां से इजीली MA और MB का रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, डेल्टा TFA और डेल्टा TFB। यहां पर आप देखेंगे
KF और MA क्या है यहाँ पर? मोलिलिटी ऑफ A नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। MB क्या है? मोलिलिटी ऑफ B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों का रेशो निकालेंगे तो यहाँ पर MA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? नीचे आएगा A वाले का, और B वाले का मोलर मास कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। रेशो में लिखेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 1:4 आएगा। ठीक है ना, 1:4 आ रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? MA इज इक्वल टू 4 MB। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको 1 मान लिया और ये आ जाएगा आपके पास 0.25 MA। तो सिंपल सी बात है, आपको इजी सा एक फॉर्मूला लगाना था और आपको ये रेशो निकालना था। आपको सॉलिड की क्वांटिटी सेम गिवन है, सॉल्वेंट भी सेम है और सॉल्वेंट का मास भी सेम है, और यहाँ पर केफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। K1A, K2A और K3A आर इन द रेस्पेक्टिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या गिवन है? K1A। इसके लिए आपको क्या गिवन है? K2A। और इसके लिए आपको गिवन है K3A। आपको इनमें रेशो बताना है, मतलब इनमें आपको क्या बताना है? रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या आएगा? देखो, आपको लग रहा होगा यदि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यदि ऐड कर दें, ऐड कर दो आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या आएगा? K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर? आप देखेंगे तो K3A एसिड के लिए लिख सकते हैं आप यहां पर। तो आपको लग रहा होगा यहां पर आंसर क्या जाना चाहिए? D। देखो आप इसका सॉल्यूशन, आंसर क्या जाएगा? D। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। जब कोई भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, थर्ड इक्वेशन मिलता है, तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl। सॉल्यूशन के लिए आपको जो दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी वो गिवन है। आपको क्या है? ये अनदर जो है आपके पास 20 मोल ऑफ अनदर आइडेंटिकल सेल हैविंग, उसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको ये गिवन है। और आपसे पूछा गया है द कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय द टू सेल आर सेम। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन इन दोनों के बीच में, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। करें तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ठीक है, दो बार लगाएंगे, सोल्व करेंगे और अपना रिलेशन निकल जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए, तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए ये आ जाएगा। दोनों का रेशो निकाल लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे के कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है? ए के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जो आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वहां से ये क्वेश्चन उठा है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन इजी हो सकता है, मीडियम मान सकते हैं। ठीक है, फॉर मिसेल फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मिसेल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मिसेल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है मिसेल का। ठीक है ना, मिसेल फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव और एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। ये ऑप्शन आपको गिवन है। अब मिसेल का फॉर्मेशन कब होता है? देखो, मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है, मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन है। क्या? एक तो जो सोप या फिर डिटर्जेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होना चाहिए, CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से। और सेकंड पॉइंट क्या है?
इसका जो टेम्परेचर है ना, किसका, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, बराबर भी ले सकते हैं आप। तो यहां पर आप देखेंगे जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो एक बात बताएं आप, ये है आपके पास, तो क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा पर ही मिशेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जो रिएक्शन होना चाहिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। क्राफ्ट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखेंगे तो मिशेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस होना चाहिए मिशेल फॉर्मेशन, वो क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। एक तो बी आंसर, बी ऑप्शन जाना चाहिए। और यहां पर जब मिशेल का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर ये वाला जो प्रोसेस है अपने पास वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर जाना चाहिए ए एंड सी ऑप्शन, और ए एंड सी ऑप्शन किस में मिल रहा है, आप देखेंगे बी के अंदर मिल रहा है। तो जो अपना जो आंसर है, ठीक है, वो है बी। लेकिन यहां पर आंसर क्या आएगा इसका, सॉरी ये वाला नहीं जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा, अपने क्या देखा था, बी एंड सी। तो बी एंड सी तो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर जाना चाहिए। जबकि आपको पता है इसका जो आंसर एनटीए ने दिया है वो एनटीए ने आंसर कुछ अलग दिया है, ठीक है ना। एनटीए ने आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है इन्होंने ए वाला, ये वाला ऑप्शन आंसर दिया है। अब ये वाला ऑप्शन आंसर इन्होंने दिया है तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहां पर एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आप देखेंगे, तो देखो एनटीए ने जो आंसर दिया है ना यहां पर, वो तो दिया है ए, और अपना जो आंसर है वो मोशन का जो आंसर है वो है बी। तो इस पर यहां पर एनटीए से अपन इस पे ऑब्जेक्शन डालेंगे, फिर देखते हैं क्या ऑब्जेक्शन, यहां पर ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। बात ये है कि जब फॉर्मेशन होता है ना तब एंडोथर्मिक होती है, ठीक है ना। मिशेल का फॉर्मेशन होते टाइम पर, होने के बाद में होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए बोला है उन्होंने, फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक होगी, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा एस की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या जाना चाहिए यहां पर, सी ऑप्शन। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। एनटीए का आंसर क्या है, ए, ठीक है। नेक्स्ट, The first ionization enthalpy of beryllium, boron, nitrogen, oxygen follow the order। तो पीरियड में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है तो 3 फैक्टर लगते हैं। पहला कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन अगर है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। दूसरा जेड इफेक्टिव, और तीसरा है पेनिट्रेशन पावर। तो यहाँ देखें बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन आएगा बीच में, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जेड इफेक्टिव इधर जाने पर बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का 2s2, बोरॉन का 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3 और ऑक्सीजन 2p4। बेरिलियम बोरॉन में जेड इफेक्टिव तो बोरॉन का ज़्यादा है, लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और 2s की मोर पेनिट्रेशन होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होगी। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, जेड इफेक्टिव कार्बन का ज़्यादा है तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है और जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कार्बन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बेरिलियम की ओनली बोरॉन से ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोरॉन, कार्बन तो है ही नहीं, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन होगा आपका डी। Given below are two statement. Statement first, pig iron is obtained by a heating cast iron with scrap iron। गलत है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी कहता है कि पिग आयरन और कास्ट आयरन डिफरेंट होते हैं। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है। ब्लास्ट फर्नेस में आपको पिग आयरन मिलता है जिसमें कार्बन कंटेंट अप्रॉक्स 4% होता है। पिग आयरन में स्क्रैप आयरन मिला के हीटेड करते हैं और हीटेड करने पर उसमें कार्बन कंटेंट कम हो जाता है और फिर आपको कास्ट आयरन मिलता है। तो पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाते हैं और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है, पिग आयरन में ज़्यादा होता है। तो देखो स्टेटमेंट पहला, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड, गलत है। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय अ पिग आयरन हीटेड विथ स्क्रैप आयरन, तो गलत है। पिग आयरन हैज़ अ रिलेटिवली लोअर कार्बन कंटेंट, रॉन्ग है। पिग आयरन में तो 4% कार्बन कंटेंट है, कास्ट आयरन में 3% है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट। हाई प्योरिटी 99.5% डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय, एनसीईआरटी का हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। आपको वेरी प्योर अगर 99.5% हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड करना है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला के थोड़ा सा बेसिक कर देंगे सॉल्यूशन को और Na के इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉम इक्वल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये भी एनसीईआरटी पर बेस्ड एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। वैसे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास क्या होता है, मोर एक्सटेंट में बढ़ता है, इसलिए जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन कैल्शियम की डेंसिटी mg से कम होती है ड्यू टू वेरी हाई साइज या वेरी मोर साइज ऑफ कैल्शियम आयन ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इनर सेल। इनर सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से कैल्शियम की साइज बहुत बड़ी है और इस कारण कैल्शियम का वॉल्यूम ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी mg से कम है। बेरिलियम की डेंसिटी इन दोनों से ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण है इस ब्लॉक में। तो कार मांगे बेटे सारे बापू राजी, ये ऑर्डर होगा डेंसिटी का। The total number of acidic oxide from the following list is, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो ऑक्साइड का नेचर पढ़ाते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। यूजुअली या जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। बस 3 नॉन मेटल ऑक्साइड को छोड़कर N2O, NO और CO ये न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, बाकी एसिडिक होते हैं। तो यहाँ NO न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, B2O3 एसिडिक, N2O5 एसिडिक, CO न्यूट्रल, SO3 एसिडिक, P4O10 एसिडिक। तो इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन है, ये है, N2O5 है, SO3 है, P4O10 है। आंसर 4 आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इन, जो डी ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग पर, डेल्टा ओ की वैल्यू पर, डेल्टा नॉट की वैल्यू पर। डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा नॉट के, और डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो यहाँ वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया और अमोनिया से ज़्यादा EN है। तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, इस कॉम्प्लेक्स में,
यहाँ सबसे ज़्यादा डेल्टा ओ होगा, तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया में स्प्लिटिंग En से कम होगी, क्योंकि अमोनिया की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है, वो कम है, और सबसे ज़्यादा कम इसमें होगी, तो सबसे कम एब्जॉर्प्शन एनर्जी इसकी होगी। तो क्या आंसर आएगा? CBA आंसर ये होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम मैचिंग वाला ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं कुछ कंपाउंड्स, जैसे फर्स्ट दे रखा है सल्फेट, देन फ्लोराइड, देन निकोटीन, देन सोडियम आर्सेनाइट। और जो कॉलम सेकंड है उसमें दे रखा है पेस्टिसाइड्स, बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, लैक्सेटिव इफेक्ट, और दे रखा है हर्बिसाइड्स। इसमें हमको इनको इनसे मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस केस में याद रखिएगा, जैसे मैं बात करूँ फ्लोराइड्स की, फ्लोराइड्स का जो रिलेशन है वो है बेंडिंग ऑफ बॉन्ड से। आपने सुना होगा फ्लोराइड वाटर को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वाटर में फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उससे काफ़ी बॉडी को लॉस होता है, जैसे बॉडी पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, या फिर कभी कभार जो बोन्स होती है वो बेंड भी उनमें हो जाता है। तो फ्लोराइड का जो रिलेशन है वो किससे है? बेंडिंग ऑफ बॉन्ड से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें निकोटीन की, निकोटीन का जो यूज़ बेसिकली होता है वो होता है पेस्टिसाइड्स में, मीन्स कीड़े मकोड़े वगैरह जो फील्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इनका हम स्प्रे करते हैं, तो इसका मेनली यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स में। अगर सोडियम आर्सेनाइट की बात करें तो सोडियम आर्सेनाइट का यूज़ होता है मेनली किस में? हर्बिसाइड्स में। हर्बिसाइड्स का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं फील्ड्स वगैरह में, जो क्रॉप्स वगैरह होती है वहाँ पर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने में इसका मेनली यूज़ होता है सोडियम आर्सेनाइट का। एंड इसी टाइप से जो सल्फेट होता है, सल्फेट का मेनली यूज़ होता है लैक्सेटिव इफेक्ट में। तो अगर हम इन सभी को हम यहाँ पर मैच करें तो हम ये देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ए का हो रहा है थर्ड, बी का हो रहा है यहाँ पर सेकंड, सी का है यहाँ पर फर्स्ट, और जो डी है, डी का आंसर यहाँ पर आ रहा है फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखिए रिएक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक ये कंपाउंड दे रखा है एंड इसका रिएक्शन हमें करवाना है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HBr से, और ये बताना है कि इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा हम इसको क्वेश्चन कह सकते हैं। इस केस में यहाँ पर देखिए इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा? डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। तो इस केस में यहाँ पर जब इसमें रेजोनेंस होगा तो इसका एक आरएस हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर डीलोकलाइज होगा एंड ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट आरएस बनेगा वो कुछ ऐसा होगा O माइनस, देन सिंगल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर ये हमें मिला डबल बॉन्ड। अच्छा जी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज होगा एंड इस सी पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि उस O पे चार्ज नेगेटिव है, रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr से, HBr यहाँ पर डिसोसिएट होगा H प्लस और Br माइनस में। तो पहले यहाँ पर HBr का फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो H प्लस होगा वो इस O माइनस से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि इससे अटैच्ड हुआ OH। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से कनेक्ट कौन हो जाएगा? Br माइनस। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं, ये देखिए इस केस में अगर हम यहाँ से पॉजिटिव पहले एक बार इसको हटा दें, ठीक है, एंड इस पे यहाँ पर हम Br कनेक्ट कर दें, तो एक तो HBr का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो इस साइड पर होगा इस टाइप से, यहाँ पर आएगा OH, मतलब यहाँ पर तो होगा H एडिशन होगा और यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा। और इसको भी अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक इनोल फॉर्म गिवन है, और अगर इनोल फॉर्म गिवन है तो डेफिनेटली वो फर्दर टोटामराइज भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे इसको हम लिखेंगे टोटामराइजेशन से ये जो मॉलिक्यूल होगा ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में,
और ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज यहाँ पर इस फॉर्म में रहेगा एंड इस वाले C से कनेक्ट होगा कौन, Br। तो HBr का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका एडिशन तो यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। अब सेकंड देखिए, HBr के हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल गिवन है, तो HBr का सेकंड मॉलिक्यूल भी अटैक करेगा कहाँ पर, इस वाले डबल बॉन्ड एरिया में। तो इसमें अब हमको ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक तो H+ का होगा। अब समझिए, अगर H+ का अटैक यहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आएगा, और अगर H+ का अटैक यहाँ पर होता है तो प्लस यहाँ पर आएगा। हमको ये देखना है कि कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पर इस केस में हम देखेंगे 2 डिग्री कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इट मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर इस CH2 पर H का एडिशन होगा एंड इस C पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये कीटोन एज इट इज है C, यहाँ से ये Br भी कनेक्ट है एंड फाइनली इस C पर किसका एडिशन हो जाएगा, लास्ट में Br माइनस का। तो नेक्स्ट अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडिशन हुआ Br, यहाँ पे बना CH3, तो यहाँ पर ये एज इट इज कीटोन रहेगा, ये यहाँ पर एज इट इज कीटोन रहेगा, ठीक है। और इस कीटोन से यहाँ पे कनेक्ट होगा कौन, ये नहीं सॉरी, कीटोन यहाँ पर होगा, देन यहाँ से कनेक्ट होगा कौन, Br। तो इस वाले केस में तो यहाँ पर HBr का एडिशन ऐसे हो ही रहा है, और इस वाले एरिया में जो HBr का एडिशन होगा वो इस वाले C पर होगा H, यहाँ पर 3 और यहाँ पर Br आ जाएगा। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि यहाँ पर H+ का एडिशन हुआ, इस C पे चार्ज प्लस आया, तो इस पर तो अब Br माइनस का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, इस एरिया में तो ये रहा। और अगर इसको हम यहाँ पर अब ठीक से अगर बनाएं तो देखिए, ये हमने ऐसे बनाया C डबल बॉन्ड O, देन इस C सेट इज Br है, यहाँ पर CH3 है और इस कार्बन पर ये Br कनेक्ट है। तो अगर ये जो आंसर है इन ऑप्शंस में अगर हम इसको मैच कराएं तो आप देखेंगे इसका ये जो B ऑप्शन है, ये B ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। शुरू करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कंपाउंड ये दे रखा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, सेकंड पर मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। रिएक्शन करवाना है OH माइनस से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जिस किसी कंपाउंड में, जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट होता है, बेस के प्रेजेंस में वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन बेस्ड रिएक्शन है। मैं देखिए क्या होगा, अब इसमें बताना है कि ABCD में से इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमें कंपाउंड दे रखा था वो ये कंपाउंड दे रखा था आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड में क्या होगा, सबसे पहले जो बेस है OH माइनस, ये अटैक करेगा किस पर, अल्फा H पर। अल्फा H को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये वाटर की फॉर्म में लीव करेगा, देन इस C पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो इसको डेफिनेटली हम बोलते हैं इनोलेट आयन। देन नेक्स्ट स्टेप में एल्डोल में क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोनाइल के सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा, दिस वन, C से इट इज यहाँ पर O है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस C पे चार्ज क्या होगा, डेल प्लस O पे चार्ज क्या होगा, डेल माइनस। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इस C पर अटैक करके इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होंगे, दोनों मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। तो एडिशन जब होगा, अब इस मॉलिक्यूल को कैसे लिखें, यहाँ पर ये स्टेप बहुत समझने लायक है कि जब इन दोनों मॉलिक्यूल बिगर मॉलिक्यूल हैं, इनका एडिशन हो रहा है, तो अब हम उस मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ करें, उस एडिशनल प्रोडक्ट को कैसे ड्रॉ करें। तो देखिए,
सबसे पहले हमने इस केस में यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल लिखा, पहले इस वाले मॉलिक्यूल को हमने ऐसे पलट के लिखा। पलट के कैसे लिखा? ये CHO, ये रहा CHO, देन ये कार्बन, ये रहा ये कार्बन, एंड इस कार्बन के पास 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल, तो एक मिथाइल को ऊपर लिखा, एक मिथाइल नीचे लिखा, एंड इस कार्बन का बॉन्ड बना इस वाले कार्बन से। ये प्रोडक्ट यही वाला है, याद रखिएगा। तो इस वाले C से ये CHO, ये वाला नेगेटिव जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज। तो इस CH पर यहाँ पर होगा O नेगेटिव, एंड इस CH से अटैच्ड ये CH एंड 2 मिथाइल ग्रुप, तो इससे अटैच्ड ये CH और ये CH3 एंड CH3, ठीक है, हुआ एडिशन। देन उसके बाद वाटर के बिजनेस में क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। ये O माइनस इस H2O से H प्लस लेकर यहाँ पर क्या बना देगा? OH। तो इस रिएक्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट का वो हो जाएगा ये वाला, और अगर हम ऑप्शन से इसको मैच कराएं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, ये दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से इससे मैच कराएं तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। GOC का ये क्वेश्चन है, एसिड बेस जो टॉपिक होता है उसका। हमसे पूछा है द अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर गिवन है इसका हमें सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है बस वो बताना है। तो जरा देखिए, फर्स्ट कंपाउंड इज पैरानेट्रोफिनॉल, ओके। सेकंड दे रखा मेटानेट्रोफिनॉल, ये दे रखा है मेटामिथॉक्सीफिनॉल, और ये दे रखा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल। एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना है। सभी में हम देख रहे हैं फिनोलिक ग्रुप, इन सभी में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, सभी में बेंजीन भी प्रेजेंट है। इट मीन्स इन फिनोलिक ग्रुप का बेंजीन से जो इफेक्ट है वो सब में सेम होगा। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इन ग्रुप्स पर। जो इसका आंसर होगा वो इन्हीं ग्रुप के इफेक्ट से हम निकालेंगे। कैसे? अब देखिए OH की पैरा पोजीशन पर NO2 प्रेजेंट है, तो जब OH की पैरा पर NO2 होगा तो यहां पर NO2 का -M इफेक्ट भी होगा और -I इफेक्ट भी होगा, दोनों इफेक्ट अप्लाई होंगे। यहां पर NO2 इसकी मेटा पोजीशन पर है, मेटा पर हमें पता है, हम सिर्फ -I इफेक्ट की बात करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, बिकॉज मेटा पोजीशन से M इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। अच्छा, इस केस में मेटा पर कौन है? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का भी मेटा पर है, तो -I इफेक्ट की ही हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पैरा पर मिथॉक्सी, O के पास लोन पेयर है तो ये +M भी शो करेगा और -I भी शो करेगा। अब दोनों अपोजिट नेचर के इफेक्ट हैं, एक +M डोनेटिंग शो कर रहा है और एक -I विड्रॉइंग शो कर रहा है। तो डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में से डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा। तो डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो इन दोनों में हम +M की बात करेंगे, ना कि -I। अच्छा जी, यहां पर देखें -M -I, एक -M हो रहा है, एक -I, तो अब इसमें से भी हमें देखना होगा कौन डोमिनेटिंग है। तो डेफिनेटली अगेन मेसोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो अब कुल मिलाकर NO2 का -M इफेक्ट हमने कंसिडर करा, इसका -I है, -M -I में हमें पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज़्यादा माइनस इफेक्ट होगा, -M हो या -I हो, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और उसमें भी जिसमें -M एप्लीकेबल है उसी का उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ -I वाले से ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा उसका विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, यहाँ से H हटेगा, ऊपर माइनस आएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही उस कॉन्जुगेट बेस को वो स्टेबलाइज करेगा। तो इन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट एसिडिक यहां पर होगा कौन? ए के बाद फिर हम देखें, ये तो +M है, +M का तो ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देगा। तो सबसे कम जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो होगा D का। अब हमें डिसाइड करना है बिटवीन B एंड C। तो B का NO2 का -I और OCH3 का -I, हमको पता है इन दोनों में -I ऑर्डर NO2 का ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली NO2 का -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आंसर हो जाएगा B से कम
सी, और सी से कम ये हो जाएगा डी। तो ये ऑप्शन अगर हम यहाँ पर मैच करते हैं तो इसका जो ऑप्शन ए है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है CH3CH2CN, इसकी रिएक्शन हमें करानी है CH3MgBr से, देन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद जिंक HgHCl। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन की हम बात करें तो CH3CH यहाँ पर ये दे रखा है, इसको ऐसे नहीं है, ये मॉलिक्यूल होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 कार्बन का साइनाइड है। इसकी रिएक्शन जब CH3MgBr से होती है तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगा। कैसे होगा? ये CH3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल C पर अटैक करेगा, देन पाई बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पर होगा? N पर। तो इस C से ये CH3 तो कनेक्ट हो जाएगा, देन N पे चार्ज आएगा माइनस और N से कनेक्ट होगा MgBr। देन जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस केस में यहाँ पर NH ये इस फॉर्म में लीव कर जाएगा एंड MgBr सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये बनता है एमीन, और एमीन का जब फर्दर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस पर बनता है कीटोन एंड अमोनिया यहाँ से लीव कर जाता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बी होगा वो बी होगा यहाँ पर कीटोन। और नेक्स्ट स्टेप में फिर दे रखा है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज फेमस रिएक्शन, फेमस रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसके अंदर हमें पता है कि कीटोन अल्केन के अंदर रिड्यूस हो जाता है। मीन्स यहाँ से डबल बॉन्ड ये ब्रेक करेगा और इस C पर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है CH2। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 4 कार्बन का अल्केन, दैट इज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शंस में जो ब्यूटेन हमें दे रखा है वो ऑप्शन ए में दे रखा है। ये जरा देखिए, ये रहा इसका नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पॉलीमर गिवन है, लिस्ट 2 में यूज्ड ऑफ आइटम्स है, मतलब इनका क्या यूजेस है वो हमें लिस्ट 2 में गिवन है, इनको इससे मैच कराना है। तो देखिए पॉलीमर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट ये के मेंस के हर पेपर में पॉलीमर में से केमिस्ट्री एवरीडे वगैरह है, बायोमोलिकुलर, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर्स, थ्योरेटिकल चैप्टर से ये वाले ठीक से इनको रीड करिएगा। तो देखिए इस केस में क्या है, नंबर दे रखा है यहाँ पर ए पर नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो होता है इसका मेनली यूज होता है ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, जो टूथ ब्रश वगैरह होते हैं उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन 66 से ही बने होते हैं। सेकेंड यहाँ पर दे रखा है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो यूज होता है वो मेनली होता है टॉयज फॉर्मेशन में, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है बकेट फॉर्मेशन में, ठीक है। जो बकेट वगैरह बनाते हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनाते हैं। और जो टेफ्लॉन होता है, इस टेफ्लॉन का यूज मेनली होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ये जो रिलेशन यहाँ पर अगर हम मैच करें तो ये हम देखेंगे इस केस में ए का आंसर 3rd आ रहा है, बी का आंसर 4th आ रहा है, एंड सी का आंसर 1st आ रहा है, और डी का आंसर यहाँ पर 2nd आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन गिवन है, बायोमोलिक्यूल से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला दे रखा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इसको डायरेक्टली मतलब बताते हैं क्लास में, बहुत अच्छे से उसको बताया जाता है। इसका आंसर होता है सुक्रोज। देखिए कैसे, ये रहा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, इसमें यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये जो कार्बन होता है यही इसका एनोमेरिक कार्बन होता है, दैट इज C1, ठीक है। और ये फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन होता है।
तो इसके C1 के और इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन, इनके बीच में ही यहाँ पर ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुक्रोस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिए। सम ड्रग्स बाइंड टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, दिस साइट इज नोन एज। बेटा इसमें याद रखिएगा, ये सेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है एलोस्टेरिक साइट। देखिए कैसे होता क्या है कि जो ड्रग्स होती है ये एंजाइम इस टाइप का रहता है, तो ये एंजाइम की ये एक्टिव साइड होती है जहां से ड्रग बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन कभी कभार अदर साइड से भी ये जो ड्रग्स होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, ये अदर साइड्स। तो इस साइड्स को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइड्स। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In base versus acid titration, at the end point methyl orange is present as a एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर लेता है। और एक कलर क्यों चेंज होता है? जब मिथाइल ऑरेंज में बेंजीनॉइड फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है? क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एसिडिक मीडियम में बेंजीनॉइड फॉर्म का कन्वर्जन क्यूनोनॉइड फॉर्म में होगा। देखो कैसे, इस नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा और रेजोनेंस में जाएगा तब ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कन्वर्जन से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज कर लेगा एसिडिक मीडियम में, तो ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 56 liter of nitrogen gas is mixed with excess of hydrogen gas. It is found that 20 liter of ammonia gas is produced. The volume of unused nitrogen is found to be. ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, उसकी रिएक्शन H2 गैस के साथ हो रही है और NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। आप इसको बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है, ये एक्सिस में है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम अपन को गिवन है कितना है? 56 लीटर, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पर, और ये आपके पास एक्सिस में हाइड्रोजन, तो ये वाला तो लिमिटिंग रीजन कभी हो नहीं सकता। प्रोडक्ट आप देखेंगे स्टार्टिंग में आप 0 ले लेंगे। T इक्वल्स टू T जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। तो आपको क्या पूछा है यहां पर? अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस का आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? ये आप देखेंगे, ये गिवन है आपको कितना है? 20 लीटर ये बन रहा है। तो 20 लीटर जब ये बनेगा तो डेफिनेटली जब 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करेगी तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो यहां से ये भी बोला जा सकता है जब 1 लीटर नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करेगी तो 2 लीटर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। डबल अमोनिया बन रही है, तो जब 20 लीटर अमोनिया बन रही है तो डेफिनेटली जो नाइट्रोजन गैस है उसका कितना वॉल्यूम रिएक्शन कर रहा होगा? 10 वॉल्यूम रिएक्शन कर रहा होगा। तो 56 लीटर में से 10 लीटर माइनस करेंगे तो 46 लीटर बचेगा कौन? अनयूज्ड बचेगा कौन? नाइट्रोजन गैस। और यही अपना आंसर है। और एनटीए का आंसर भी क्या है? 46। देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। देखो ये है 56 लीटर, ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। देखें 56 लीटर, ये एक्सिस में ये 20 लीटर है, तो यहां पर ये 20 है तो ये कितना रिएक्शन करेगा? 10 लीटर रिएक्शन करेगा। और 56 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 46 लीटर। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अपने पास स्क्रीन पे, अ सील्ड फ्लास्क विद इन कैपेसिटी ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेन 11 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8, ठीक है। द फ्लास्क इज सो वीक दैट इट इज ब्रस्ट इफ द प्रेशर बिकम 2 मेगापास्कल। प्रेशर कितना गिवन है? मेगापास्कल। P इज इक्वल टू कितना है? 2 × 10⁶ पास्कल, ठीक है। और वॉल्यूम कितना गिवन है?
वॉल्यूम है आपके पास 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 लीटर इज इक्वल टू, आप यदि आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहें तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, द टेम्परेचर इट विल फ्लास्क विल बी ब्रस्ट। डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वह टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फ्लास्क वीक होने की वजह से इस प्रेशर पर वो ब्रेक हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पर फ्लास्क ब्रेक हो जाएगा उस टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहां पर हम लगाएंगे PV इक्वल टू nRT। ठीक है ना, R की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना, ये MKS सिस्टम में R की वैल्यू है, तो प्रेशर भी MKS सिस्टम में, वॉल्यूम भी MKS सिस्टम में रखेंगे। प्रेशर आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे ये प्रेशर रख देंगे, सोल्व कर देंगे, टेम्परेचर आएगा केल्विन में और उसमें से माइनस करेंगे 273, तब जाके डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा। देखो आप इसका सॉल्यूशन, ठीक है, देखो PV इक्वल्स टू, आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन जो है अपने पास, देखें PV इक्वल्स टू nRT लगा दिया, प्रेशर कितना आया 2 इंटू 10⁻⁶, वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में कितना मिला 2 इंटू 10⁻3। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन मास था 11 ग्राम और C3H8, इसका मोलर मास कितना आएगा 36 + 8 44 ग्राम आ रहा है, तो यहां पर मोलर मास से डिवाइड कर दिया R, और ये T केल्विन में आपने जब निकाला तो इतना आ रहा है, केल्विन में इतना आ रहा है, आपसे पूछा है किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहां पर आप क्या करेंगे 2, यहां पर इसमें से माइनस करेंगे 273 केल्विन माइनस करेंगे तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में इतना मिल जाएगा, और नियरेस्ट इंटीजर में आप जब इसका आंसर देंगे तो 1655 आंसर जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये है किसका, गैसेज स्टेट का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 से आ रहा है, ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑफ एब्जॉर्ब्ड आर। मतलब आपको कितनी इमिशन लाइन ऑब्जर्व होगी जब इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में मूव करता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होता है n -1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, एक्साइटेड स्टेट, जहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल, तो 5 से आ रहा है 5, तो 5 - 1 कर देंगे और आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, आप देख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से 10 आंसर आएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये आप सभी का सही गया होगा, ठीक है। देखो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जैसे नीट वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो स्क्रीन पे है, व्हाइल परफॉर्मिंग अ गैस थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट ने एक ऑब्जर्वेशन देखा, क्या देखा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, NaCl बन गया और H2O बना, तब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन के समय जो एंथैल्पी रिलीज हुई उसकी वैल्यू आपको कितना गिवन है, -57.3 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 1 इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये वीक एसिड है, CH3COOH क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड है। अब NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो आप देखेंगे CH3COONA सॉल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ और डेल्टा H की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 55.3 किलो जूल पर मोल गिवन है। आप बताएं यहां पर न्यूट्रलाइजेशन में निकल रही तो उतनी एनर्जी है, कितनी, मैक्सिमम कितनी निकल सकती है, 57.3,
तो न्यूट्रलाइजेशन में यहां पर भी निकलने वाली एनर्जी तो उतनी ही है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो वीक एसिड है आपके पास CH3COOH, इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो टोटल नेट ओवरऑल जो रिलीज हुई एनर्जी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी निकलनी थी, 57.3 किलो जूल पर मोल, अब कितनी निकल रही है, 55.3। तो डेफिनेटली आपके पास 2 किलो जूल जो एंथैल्पी है उसका एब्जॉर्प्शन किसने किया होगा, CH3COOH ने। यही आपको यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पर निकालनी थी। मतलब इसके आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 2 किलो जूल पर मोल। यही आपका आंसर है, देख सकते हैं ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे जो है, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजोमेथेन, ये आपको एजोमेथेन गिवन है, ये ठीक है। इससे ये आपके पास कंपाउंड बन रहा है एजोमेथेन, ये है आपके पास ये CH3C, ये एजोमेथेन है। इससे कंपाउंड बन रहा है CH3CH3 एथेन प्लस नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम 600 केल्विन पर आपको इस तरीके से ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है और आपको क्या बताना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन आपको इसके अंदर बताना है, वो भी किस फॉर्म में, 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, उसकी फॉर्म में आपको यहां पर बताना है। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। ये वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यहां से आप इसका स्लोप देख लेंगे और स्लोप देखेंगे, स्लोप किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। देखो आप यहां पर इसका सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप देखेंगे ln है यहां पर, ln P नोट, P अपॉन क्या आएगा, P नोट इज इक्वल टू क्या है, KT के बराबर है। बात समझ में आ रही है। ये P क्या है, कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर मान लीजिए, कंसंट्रेशन नहीं है तो यहाँ प्रेशर के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे, इसको प्रेशर मान लेंगे। ये क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर है, कौन सा है, प्रेशर T टाइम, और P नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। गैसेज रिएक्शन है तो प्रेशर दे रखा है, यदि आपके पास लिक्विड होता, सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होती तो कंसंट्रेशन गिवन होती। तो यहां पर आप देखेंगे ये गिवन है, तो यहां पर आप देखेंगे ये आ रहा है, तो अब यहां पे स्लोप कितना आ रहा है, -K के बराबर आ रहा है। ये स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है, आप देखेंगे दोबारा ग्राफ देखें इसका, ये वाला स्लोप, ठीक है ना, ये आ रहा है आपके पास ये। अब देखेंगे आप यहां पर स्लोप आ रहा है -K और K इक्वल्स टू अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब अपने पास K है तो आप T हाफ निकालने के लिए यहां पर 0.693 K कर देंगे। K की वैल्यू यहां पर किसके बराबर होगी, इसके स्लोप के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इसके स्लोप के बराबर होगी, जो इसको कि आप यहां से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है अपने पास किसका, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड है, मॉडरेट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। The sum of number of lone pair of electron present on the central atom XeO3, XeOF4, XeF6। जीनोन के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 डॉट बना लो। XeO3 में डबल बॉन्ड बनेंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए, 1 लॉन पेयर बच गया। XeOF4 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 8 डॉट बना लो। 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 1 लॉन पेयर बचेगा। XeF6 में जीनोन पर 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 8 डॉट बना लो और 6 फ्लोरीन बॉन्डेड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो, 1 लॉन पेयर बच जाएगा।
तो टोटल लॉन पेयर कितने हो गए? 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है स्क्रीन पे आप देखेंगे, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आपको गिवन है m+3 आयन के लिए गिवन है, ठीक है। इन गैसेज स्टेट फॉर्म द पेयर्स, ये पेयर्स आपके पास बन रहे हैं, दैट हैज नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, ठीक है ना। तब आपको क्या बताना है, यहां पर आयंस कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। देखते हैं, तो देखो यहां पर आपको क्या है, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसके एसआरपी की जो वैल्यू होती है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफई, कोबाल्ट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं ये, ठीक है। एसआरपी कौन सा, +3 से +2 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप देखेंगे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ये क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव एसआरपी है किसके लिए, 4 m+3 टू m+2 के लिए। तो एसआरपी मैक्सिमम है तो इसका एसआरपी क्या है, मिनिमम है, तो इसका एसओपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अपोजिट होता है ना, एसआरपी और एसओपी की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट होती है। तो डेफिनेटली आपको ये बात पता चल गई होगी, यहां पर Cr+3 में आएगा, Cr की बात हो रही है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में होगा यहां पर Cr+3। ये किससे पता चल रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो यहां पर आप देखेंगे जब Cr+3 लेंगे तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Ar 3d Cr+3 है ना, तो यहां पर आपके पास 3d 3 हो जाएगा, 4s तो 0 है ही। तो यहां पर आपको ये बात पता लग गई होगी कि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और उसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपने सोल्व किया तो ये आया, ठीक है ना। बोर मैग्नेट्रॉन में नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर 4 आंसर जाना चाहिए, और एनटीए का आंसर भी क्या है, 4 है, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, हार्ड भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। Cr+3 में मैक्सिमम स्टेबल कौन होता है, किसमें, 3D सीरीज के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसके बाद में, इसका आंसर क्या गया, 4 इंटीजर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो स्क्रीन पे है, अ सैंपल ऑफ 4.5 मिलीग्राम ऑफ अननोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH है, ठीक है, अननोन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको, आगे देखेंगे। वाज एडेड टू मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है ना, CH3 MgI, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन होगी, पता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है ये, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होगा, CH3H, मतलब यहां पर फाइनली गैस बनेगी वो CH4 गैस बनेगी, प्लस और क्या बनेगा, MgI, और बनेगा आपके पास OR। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि यहां पर आप देखेंगे क्या, कि यहां पर आप देखो तो कि इसका 1 मोल जब रिएक्शन कर रहा है ना एल्कोहल का, तो गैस का भी कितना बन रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। कोफिशिएंट तो 1 ही है ना इसके आगे, यहां पर भी कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर मोल्स बराबर कर सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है ना, क्या मोल्स बराबर कर दीजिए आप, किसके, मोल्स ऑफ ROH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस, जो भी आपके पास गैस है, कौन सी है, CH4। मोल्स बराबर कैसे करेंगे बताएं आप, मोल्स बराबर करने के लिए यहां पर आपको ग्राम में क्वांटिटी गिवन है, किसके लिए, एल्कोहल के लिए, कितना गिवन है,
4.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम में गिवन है, इस वजह से अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ एल्कोहल। पता है आपसे यही पूछा है। अब सोचने वाली बात है, इसका वॉल्यूम आपको ml में गिवन है 3.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22400 ml, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यहां से आप सोल्व करके इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे इस तरीके से आप मोल्स ने बराबर कर दिया, तो मोल्स बराबर कर देंगे तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट आपको ये मिलेगा और इसका आंसर नियरेस्ट इंटीजर में जाएगा, वो कितना जाएगा 33। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ टू कलर्ड सब्सटेंस वाज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, बेस लाइन ये कर रहा है 3.25, ठीक है ना। और सब्सटेंस ए कितना, ए सब्सटेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है 2.08 एंड बी कितना ट्रेवल कर रहा है, ये कर रहा है 1.05, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, रेशो ऑफ आरएफ वैल्यू ए टू बी, ठीक है ना। आरएफ वैल्यू क्या होती है, आरएफ, ठीक है ना। आरएफ वैल्यू होती है यहां पर कि यहां पर जो आपने ए सब्सटेंस है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट है, ठीक है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका रेशो निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो आप सॉल्यूशन इसका कैसे है, ये आर एफ ए की निकल जाएगी, कैसे आप देखेंगे यहां पर दोबारा, ये देखें आर एफ ए का ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन सॉल्वेंट का, ये मिला, बी का ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन सॉल्वेंट का, दोनों का रेशो निकालेंगे 2:1 आएगा और इसका आंसर एनटीए ने कितना दिया है 2 और अपना आंसर भी कितना आ रहा है 2। पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड बाय द अल्केन्स with molecular formula C5H12 is excluding stereoisomers। तो देखिए करना क्या है हमें यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H12 गिवन है। बताना क्या है, बताना हमें है टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड बाय द अल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है। और एक खास बात और ये है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब हमें इसमें स्टीरियोआइसोमर्स को काउंट नहीं करना है। स्टीरियो का मतलब अगर कहीं पर ज्योमेट्रिकल हो रहा है तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, कहीं पर ऑप्टिकल हो रहा है उसे भी हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ही बात करनी है। तो देखो फॉर्मूला दे रखा है C5H12, तो ऐसे में आपको कई बार कहा गया है जब कभी भी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उसका सबसे पहले हम DOU चेक करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 0। 0 कैसे, जितने कार्बन उसका डबल 10 + 2 12 आ रहा है। तो आपको बता रखा है जब कभी भी मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन है उसका जस्ट डबल +2 इतना हाइड्रोजन है तो उसका DOU 0 होगा। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल ओपन चेन स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली ये जो कंपाउंड होगा उसका फैमिली होगा एल्केन। ये कंपाउंड एल्केन फैमिली को बिलोंग करेगा। अब एल्केन में 5 कार्बन का एल्केन बेसिकली क्या होता है, पेंटेन, और पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए पेंटेन का फर्स्ट आइसोमर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल और हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, वो होता है आइसोपेंटेन, और एक मॉलिक्यूल और होता है जिसका नेम होता है नियोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब इसमें हमें क्या करना है, इन सभी के हमें टोटल मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स बताने हैं। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, हमें इन सब पर एक
इन सब पर हमें एक ब्रोमीन लगाना है। जरा देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, जरा समझिएगा। इस कार्बन पर एक ब्रोमीन आ सकता है डेफिनेटली, तो यहाँ पर हम एरो से ऐसे बता सकते हैं कि एक ब्रोमीन यहाँ कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, एक ब्रोमीन यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकता है और एक ब्रोमीन यहाँ पर भी। तो इस टाइप के इस स्ट्रक्चर के नॉर्मल पेंटेन से 3 डिफरेंट मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे। कौन कौन से? अगर Br यहाँ पर आया तो क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो पेंटेन। Br यहाँ पर भी आ सकता है तो बोला जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। और Br अगर यहाँ पर आया तो उस कंपाउंड का नेम होगा 3 ब्रोमो पेंटेन। तो 3 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स इससे हमें मिलेंगे। इस वाले में अगर हम बात करें तो बताइए इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं? ये दोनों कार्बन सेम टाइप के कार्बन हैं, लेकिन ये चारों कार्बन डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं, ठीक है। तो इस केस में एक ब्रोमीन यहां पर कनेक्ट हो सकता है, इससे अटैच्ड हो सकता है, या फिर इससे भी अटैच्ड हो सकता है, इससे भी अटैच्ड हो सकता है, एंड इससे भी अटैच्ड हो सकता है। तो आइसोपेंटेन के टोटल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स कितने पॉसिबल होंगे? 4। इसके 3, उसके 4, टोटल कितने हो गए? 7। और अगर नियोपेंटेन की बात करें, नियोपेंटेन में इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस वाले सी के पास तो ब्रोमीन आ ही नहीं सकता, लेकिन इन कार्बन के पास तो आ सकता है। अच्छा, ये देखें तो ये चारों कार्बन सेम नेचर के कार्बन हैं, तो इनमें से किसी भी कार्बन पर एक ब्रोमीन अटैच्ड हो सकता है। तो इनमें से हम किसी भी एक पर Br ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 हुआ, वहाँ से 4, यहाँ से ओनली 1। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव इस कंपाउंड के हो जाएंगे 8। तो 8 ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा।